Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to start third part of Unit 9, Block 3, MPCE 046, that is MAPC second year students who have opted for Applied Positive Psychology. ये वीडियो उनके लिए है. फर्स्ट टू पार्ट्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे. इस यूनिट से जितने भी रिलेटेड वीडियोज़ हैं उनका हर एक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. So let us start with this topic. This topic is key concepts in resilience research. Resilience research में जिन की वर्ड्स को आपको पता होना चाहिए वो इन्होंने बात की है इसके बारे में. फर्स्ट इज रिजिलियंस इटसेल्फ. रिजिलियंस क्या है? रिजिलियंस आपका जो पॉजिटिव एडेप्टेशन होता है कि एडवर्स सिचुएशन में, उसको हम रिजिलियंस कहते हैं. किस तरह से आप पॉजिटिवली अडेप्ट कर रहे हैं एडवर्सिटी में. सो पॉजिटिव एडेप्टेशन जो है वो कैसे, एक एडेप्टेशन एक आउटकम है बेसिकली. जब भी आप पॉजिटिव एडेप्टेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव एडेप्टेशन इज कम्स विद आउटकम्स. तो आउटकम्स क्या है? आप रिकवर करते हो, फिर वेल बींग, देन पोस्ट ट्रोमेटिक ग्रोथ जो होती है, ये सारे पॉजिटिव एडेप्टेशन आउटकम के अंदर आते हैं. एंड बहुत सारे इंडिविजुअल में हाई लेवल ऑफ रिजिलियंस देखा भी गया है. इसके कुछ एग्जांपल इन्होंने दिए हैं, जैसे कि अर्थक्वेक है, ये एक तरह का नेचुरल कैलामिटी है और इसमें जो सर्वाइवर्स हैं वो बहुत सारे सीरियस सेटबैक्स को फेस करते हैं अपनी लाइफ के डोमेन्स में, है ना. इधर इट विल बी अ पर्सनल लॉस और इट विल बी अ ऑक्यूपेशनल लॉस और सम मेंटल हेल्थ इश्यूज उस ट्रॉमा को देख के, है ना. जब आप अपने सामने आंखों के सामने ऐसी चीज़ें देखते हैं सो ऑटोमेटिकली वो एक तरह से ट्रॉमा बन जाता है. लोगों का लॉस, खुद का लॉस, बहुत सारी चीज़ें, है ना. सो वो उसमें इंसान कैसे ओवरकम कर रहा है उस सिचुएशन को, वो रिजिलियंस के अंदर आता है. नाउ एडवर्सिटी की बात करें तो एडवर्सिटी कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपके रेगुलर कोर्स ऑफ डेवलपमेंट को इम्पैक्ट कर देता है, डिसरप्ट कर देता है, डिसकंटिन्यू कर देता है. मतलब कि जो एक आम इंसान जिस तरह से जीता अपनी लाइफ, उस तरह से वो ना जी के उसके ज़िंदगी में बीच में रुकावट आ जाती है या कुछ ऐसी परेशानी आ जाती है कि वो नॉर्मल लाइफ स्पेन नहीं कर पाता है. तो उसके बारे में बात कर रहे हैं एडवर्सिटी की, और वो इंडिविजुअल में भी हो सकता है एंड पूरी फैमिली में भी हो सकता है. सो एडवर्स इवेंट्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल के होम्योस्टेसिस को डिस्टर्ब कर देता है. होम्योस्टेसिस मतलब नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर देता है, जिस तरह से नॉर्मली एक बॉडी फंक्शन करती है, और इस वजह से उसकी पूरी बॉडीली फंक्शन भी इम्पैक्ट हो जाता है. एग्जाम्पल्स एडवर्सिटीज़ के बताए हैं, जैसे कि लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हो गया, वॉर में हो जाता है ना. फिर नेचुरल कैलामिटीज़ आती हैं तब हो जाता है. पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है तभी भी देखने के लिए मिलता है. तो उसमें लोगों को क्या सफ़र करना पड़ता है? लोगों का एम्प्लॉयमेंट चला जाता है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, क्रॉनिक इलनेस हुआ तभी भी ये एक ऐसे ही सर्कमस्टेंस है जहाँ पे एडवर्स सिचुएशन आ जाती है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फेस करना होता है, मल्टीपल हॉस्पिटलाइजेशंस, ट्रांसफ्यूजन्स, सर्जरीज, ये सब. नेक्स्ट इज रिस्क. रिस्क जो है, हाई पॉसिबिलिटी ऑफ अनफेवरेबल आउटकम, यानी कि ये वो कंडीशन है जिसमें जो आउटकम है उसके अनफेवरेबल होने की, मतलब गलत रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है. उसको हम रिस्क कहते हैं. जैसे कभी कभी सर्जरी में डॉक्टर्स बोल देते हैं कि ये ऑपरेशन तो कर देंगे लेकिन इसमें रिस्क है. मतलब किसका रिस्क है? लाइफ का रिस्क है ना. इस तरह से तो रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं वो नेगेटिव आउटकम को पहले ही प्रिडिक्ट कर देते हैं. इसमें एग्जांपल दिया है, जैसे कि कोई चाइल्ड है जिसको माल न्यूट्रिशन है, और क्योंकि वो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में पैदा हुआ है जहाँ पे खाने के लिए ढंग से नहीं है, मे बी माँ माल नरिश्ड है, मे बी वो पॉवर्टी लाइन पे लाई करते हैं, दैट इज़ वाई पुअर है. और एडिशनल रिस्क क्या है सेम सिचुएशन में, कि अगर वो प्री मैच्योर बर्थ हो जाता है, तो प्री मैच्योर भी है, माल नरिश्ड भी है, रिस्क बढ़ गया. कंजेनिटल डिसऑर्डर हो गया तो भी रिस्क बढ़ गया. पेरेंटल निग्लिजेंस है तो भी रिस्क बढ़ गया. तो इम्यून सिस्टम अगर वीक है, क्योंकि माल नरिश्ड है तो इम्यून सिस्टम वीक है, तो उसको रिस्क क्या हो गया? वायरल इन्फेक्शन कैप्चर करने का भी हो गया. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्यूमुलेटिव रिस्क. क्यूमुलेटिव रिस्क का मतलब होता है जब बहुत सारे रिस्क है, एक रिस्क के अलावा बहुत सारे और अनफेवरेबल आउटकम्स बढ़ जाएंगे क्योंकि बहुत सारे रिस्क है. तो जब या फिर एक ही रिस्क कई बार ही हुए तो भी वो एम्पलीफाई कर देता है उसका इम्पैक्ट. जैसे कि जो बच्चे पावर्टी में ग्रो हो रहे हैं, वो बहुत सारे एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स के साथ
बॉर्न होते हैं या रहते हैं। जैसे कि उनको शेल्टर का प्रॉब्लम होता है, हेल्थ केयर का प्रॉब्लम होता है, स्कूलिंग नहीं मिलती है ढंग से। सो ये क्रूशियल फैक्टर्स होते हैं जो भी हेल्दी डेवलपमेंट के लिए, बट उनको नहीं मिल रहा। सो प्रोबेबिलिटी है कि उनकी ग्रोथ नॉर्मल नहीं होगी, है ना। तो बहुत सारे जब डैमेजिंग फैक्टर्स एक साथ आ जाते हैं, रिस्क फैक्टर्स एक साथ आ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, नुकसान करेंगे। तो क्यूमुलेटिव रिस्क फैक्टर्स इस तरह से कॉज करते हैं। फिजिकल एंड इमोशनल अब्यूज़ अगर फैमिली में हो रहा है तो वो भी रिस्क को बढ़ा देता है। और मे बी अगर उसके साथ भी अब्यूज़ हो रहा है तो वो और इंटेंसिफाई कर देगा उसको। ये कुछ क्वेश्चंस है जो खुद से करना होगा आपको, आप एक बार पढ़ के देखना, आपके बन जाएंगे क्योंकि टॉपिक मैंने समझा ही दिया है। नाउ प्रॉक्सिमल रिस्क एंड डिस्टल रिस्क भी हैं इसमें। प्रॉक्सिमल रिस्क होता है जो इमीडिएट फैमिली के अंदर हो रहा है, जब इंसान डायरेक्टली उसको फेस कर रहा है, उसको प्रॉक्सिमल रिस्क कहते हैं। सो यूरी ब्रॉन फेन ब्रेनर्स इकोलॉजिकल सिस्टम्स थ्योरी, मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, बट जो भी है आप ये इनकी इकोलॉजिकल थ्योरी के बारे इकोलॉजिकल सिस्टम्स थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें इन्होंने माइक्रो सिस्टम एंड मैक्रो सिस्टम टर्म का यूज़ किया था। माइक्रो सिस्टम वो होता है जो इमीडिएट एनवायरनमेंट है, एंड मैक्रो सिस्टम होता है जो इमीडिएट एनवायरनमेंट नहीं है। सो प्रॉक्सिमल रिस्क इमीडिएट एनवायरनमेंट में होती है, यानी कि माइक्रो सिस्टम में होती है, प्रेजेंट होती है। जैसे कि फैमिली के अंदर अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, पेरेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और बच्चा उसका डायरेक्ट व्यूअर है या बच्चे के साथ भी हो रहा है, तो फिर इस पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा क्योंकि वो सेम हाउस होल्ड में रहता है। ऐसे ही अगर पुअर डॉक्टर पेशेंट का रिलेशनशिप के बारे में बताया कि अगर सही से थेरेपिस्ट और क्लाइंट का ही समझ लो, अगर क्लाइंट का ढंग से रिलेशनशिप नहीं है थेरेपिस्ट के साथ, तो वो रिकवर नहीं करेगा, उसको थेरेपी का कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट इज डिस्टल रिस्क। डिस्टल रिस्क फैक्टर वो होते हैं जो इमीडिएट नहीं है लेकिन वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। सो इनकी जो एक्ोलॉजिकल सिस्टम्स थ्योरी थी उसमें भी इन्होंने इस टर्म को मैक्रो सिस्टम बोला। तो अगर मैक्रो सिस्टम में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इम्पैक्ट कर रही हैं तो वो डिस्टल रिस्क मानी जाती है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया कम्युनिटी या फैमिली में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो वो इसमें आता है, डिस्टल रिस्क में आता है, इमीडिएट फैमिली में नहीं है ना। सो ये इसमें इंडिविजुअल को किस तरह से वो अडेप्ट करेगा सिचुएशन में वो मैटर करता है। नाउ नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव फैक्टर। प्रोटेक्टिव फैक्टर वो बफर हैं जो हमें एडवर्सिटी के इम्पैक्ट्स को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, है ना। जैसे प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव फैक्टर अगर होते हैं तो हम एडवर्स सिचुएशन को थोड़ा इजीली फेस कर पाते हैं। इसमें प्रोटेक्टिव फैक्टर इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। प्रोटेक्टिव फैक्टर अगर इंटरनल प्रोटेक्टिव फैक्टर की बात करूँ तो वो इंडिविजुअल के खुद की अपनी क्वालिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिकेसी, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, ये सारे हमारे इंटरनल प्रोटेक्टिव फैक्टर्स होते हैं। एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव फैक्टर्स यानी कि जो सपोर्ट ग्रुप है, जैसे हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हमारी कम्युनिटी। इन्होंने और भी एग्जाम्पल दिया है इंटरनल प्रोटेक्टिव फैक्टर्स का, जैसे पर्सनैलिटी ट्रेट्स हो गए। अगर एकेडमिक रिजिलियंस की बात करें, यानी कि आप चाहते हैं कि एग्जाम में अच्छा करें, तो कंसीटियसनेस एक ऐसी ट्रेट है जो होना बहुत ज़रूरी है। मतलब एक सिंसियरिटी होना, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करना, प्लानिंग, ये सारी इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, बहुत सारे फैमिली में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो उसमें कौन से ट्रेट्स ये लड़ाई झगड़े रोक सकती है? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल एंड निगोशिएशन, ये वाली चीज़ें इन कॉन्फ्लिक्ट्स में हेल्पफुल होती है। नाउ एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव फैक्टर्स की बात करें तो बाहर के सराउंडिंग से जो हमें सपोर्ट मिल रहा है, जैसे कि फायर ब्रिगेड का नंबर, पुलिस का नंबर, है ना, रिटायरमेंट पेंशन, सीनियर सिटीजन का जो पेंशन प्लान होता है वो हो गया, फिर स्कॉलरशिप जो स्टूडेंट्स को मिलती है, तो ये वो रिसोर्सेज है जो एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव फैक्टर होते हैं, जो एंटीसिपेट करते हैं, रेगुलेट करते हैं हमारे स्ट्रेसर्स को, यानी कि स्ट्रेसर्स का गलत असर थोड़ा कम हो जाता है। फिर फैमिली एंड फ्रेंड्स या कम्युनिटी या पीयर ग्रुप्स का सपोर्ट हुआ, हॉस्पिटल्स, एनजीओज, ये भी इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल सपोर्ट्स होते हैं। नाउ क्यूमुलेटिव प्रोटेक्शन भी के बारे में भी इन्होंने बात की है। बहुत सारे प्रोटेक्टिव फैक्टर्स भी यूज़फुल होते हैं रिजिलियंस को बनाने के लिए। जैसे कि एग्जांपल है वो स्टूडेंट जो पुअर है एकेडमिक्स में, उनके ग्रेड्स कम आ रहे हैं, तो उनको अगर बहुत जगह जगह से सपोर्ट मिल जाए, पेरेंट्स से सपोर्ट मिल जाए, क्लासमेट से सपोर्ट मिल जाए, टीचर से सपोर्ट मिल जाए, तो ये कंबाइंड कंट्रीब्यूशन जो सबका होगा वो एज अ
क्यूमुलेटिव प्रोटेक्शन की तरह काम करेगा एंड बच्चे पर एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ेगा और बच्चा रिकवर करेगा, पढ़ाई करना शुरू कर देगा अच्छे से। सो हम लोग जो हायर लेवल ऑफ रिजिलियंस जब शो करते हैं, तब हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल रिसोर्सेज हमें हेल्प कर सकते हैं उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए। अगर बेसिकली अगर इनकी कमी है तो क्या होगा, मुश्किल होगा। और अगर फैमिली, कोलीग्स, फ्रेंड्स इन सब का सपोर्ट है तो वो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स में आ जाएंगे, कोलीग्स, फैमिली, फ्रेंड्स। सो इनसे हमें ज़्यादा हेल्प मिलेगी। यहाँ पे इन्होंने एक टेबल बताई है। टेबल में इन्होंने, मैं पूरी टेबल में तो ज़्यादा कुछ इधर नहीं है, यहाँ पे इन्होंने बताया। जैसे अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखें तो इंटरनल प्रोटेक्टिव फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव फैक्टर बताया। इंटरनल प्रोटेक्टिव फैक्टर तो हमारे अंदर ही होता है ना, इंडिविजुअल के अंदर। तो वो कौन कौन सा है? सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिकेसी, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, एबिलिटी टू बिल्ड एंड मेंटेन रिलेशनशिप्स एंड होप। ये इंटरनल प्रोटेक्टिव फैक्टर्स है। एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव फैक्टर में फैमिली एंड कम्युनिटी आती है। तो उनमें हमें क्या क्या चाहिए? फैमिली से स्टेबल होम एनवायरनमेंट हमें चाहिए है ना। सिक्योर अटैचमेंट विद प्राइमरी केयर गिवर चाहिए, पॉजिटिव सिबलिंग रिलेशनशिप्स चाहिए, सपोर्टिव कनेक्शंस विद फैमिली मेम्बर्स चाहिए, सोशियो इकोनॉमिक एडवांटेज चाहिए, पेरेंटल रिजिलियंस चाहिए। एंड जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं तो एक्सेस टू बेसिक फैसिलिटीज सच एज क्लीन वाटर, एयर, ये चाहिए हमें। देन अफोर्डेबल एजुकेशन, कंपैशनेट टीचर्स, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, ये हमें चाहिए। सेफ कम्युनिटी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो, एक्सेस टू हेल्थ केयर, लीगल एंड वेलफेयर सर्विसेज, सपोर्टिव पॉलिसीज़ इन द एरिया ऑफ एजुकेशन, लॉ एंड हेल्थ, ये चाहिए। सो ये वाली चीज़ों से हमें हमारा जो रिजिलियंस है वो इम्प्रूव हो जाता है अगर हमारे को इतना सपोर्ट मिल जाए कहीं से। नेक्स्ट इज थियोरेटिकल मॉडल्स ऑफ रिजिलियंस। ये छोटा टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है आज के वीडियो का। जो रिजिलियंस है उसको बहुत सारे थ्योरेटिकल मॉडल्स ने एक्सप्लेन किया है। और ये जो मॉडल्स हैं ये इंटरनल स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्टिव रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं हमारे एनवायरनमेंट में जो भी है। सो पहला है ग्रॉटबर्ग्स पैराडिग्म ऑफ रिजिलियंस 1999। इन्होंने एक कंस्ट्रक्टेड विद द एम ऑफ एनहांसिंग स्ट्रेंथ्स टू डील विद एडवर्सिटीज़। तो इन्होंने जो अपना ये थ्योरी बनाया था, ये जो मॉडल बनाया था, उसका मेन एम यही था कि हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाए सो दैट हम एडवर्सिटीज से डील कर सके। सो दैट टिपिकली टेंड्स टू रिजल्ट इन डिप्रेशन, मतलब कि वो एडवर्सिटीज़ कि जिसमें अगर हमें हेल्प नहीं मिली तो हमें डिप्रेशन हो सकता है। सो ये और यूथ की बात कर रहे हैं, मतलब यंग एज के जो हम 20 to 40 के बीच में जो बात करते हैं एज, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो मॉडल था इसका मेन एम यही था कि स्ट्रेंथ एनहांस करना, जिससे इंसान उन एडवर्सिटी से डील कर सके जिसकी वजह से डिप्रेशन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो मॉडल ने 3 कंपोनेंट यूज़ किए हैं, आई हैव, आई एम एंड आई कैन वाला। और इसमें इसके अंदर जो 5 ब्लॉक्स के बारे में बात की है। जैसे आई हैव में ट्रस्ट का आता है ब्लॉक, आई एम में ऑटोनॉमी एंड आइडेंटिटी का आता है, एंड आई कैन में इनिशिएटिव एंड इंडस्ट्री का आता है। सो ये आई हैव, आई एम, आई कैन, इसके बारे में इन्होंने इस तरह से इस मॉडल को बनाया है। मतलब अपने क्लाइंट को आप ये चीज़ें सिखा सकते हैं, आई हैव के बारे में बताओ, आई एम के बारे में बताओ, आई कैन के बारे में बताओ। और अगर वो नहीं बता पाते हैं तो आपको उनको सिखाना है कि आई हैव में आप क्या लिख सकते हो। आई हैव में ट्रस्ट के बारे में बात करना है, ट्रस्टिंग रिलेशनशिप्स दैट वन कैन डिपेंड ऑन। सो आई हैव में क्या आएगा? ट्रस्टिंग रिलेशनशिप दैट प्रोवाइड सपोर्ट, ऐसा रिलेशनशिप जो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आई एम की जब बात करते हैं तो ये वो बिल्डिंग ब्लॉक है जो ऑटोनॉमी एंड आइडेंटिटी के बारे में बात करता है, जो हमारे इंटरनल प्रोटेक्टिव फैक्टर्स जो है उनको बिल्ड करता है ना। आपका खुद का अधिकार, आपको डिसीजन लेने का हक, आपकी खुद की आइडेंटिटी, मैं कौन हूँ। सो इससे क्या होगा, ये फैक्टर्स जो होंगे वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्फ एस्टीम को इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे। थर्ड है आई कैन। आई कैन मतलब आप कितने कैपेबल हो, आपकी खुद की स्किल्स। आप, ये बिल्डिंग ब्लॉक है जो इनिशिएटिव एंड इंडस्ट्री के बारे में बात करता है, जिससे आपकी बिल्डिंग स्किल यानी कि इंटरपर्सनल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ती हैं। सो ये आई हैव, आई एम एंड आई कैन
के को इन्होंने इस तरह से एक्सप्लेन किया है। तो ये 3 कंपोनेंट्स जो हैं रेज़िलियंस के और जो इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और उनके जो डिस्क्रिप्शन है, ये ग्रॉटबर्ग ने दिए थे और ये इस डायग्राम से भी बताया। अगर आप इस डायग्राम से भी वही सेम चीज़ है जो मैंने ऊपर बताया, ट्रस्ट। तो आई हैव ट्रस्ट, ट्रस्ट किस पे है? आपको ट्रस्ट है रिलेशनशिप में, जिस पे आप डिपेंड कर सकते हो अपने इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए। आई एम ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मतलब सेल्फ डिपेंडेंस, आप खुद पे डिपेंडेंट है कि आपको अपने आप को कैसे हैंडल करना है। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वंस ओन एक्शंस, आपने जो भी किया है उसके जिम्मेदारी अपने सर पे लें कि किसी और को रीज़न ना बनाए। आइडेंटिटी मतलब सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड यूनिकनेस थ्रू डेवलपमेंट स्किल्स, आपकी स्किल्स आप डेवलप करते हो, उससे आप यूनिक बनते हो, आपकी एक आइडेंटिटी हो जाती है, आपकी इंडिविजुअलिटी हो जाती है। आई कैन में इनिशिएटिव एंड इंडस्ट्री, इनिशिएटिव मतलब एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू टेक एक्शन, आप आपकी खुद की विलिंगनेस एंड एबिलिटी होनी चाहिए कि आप एक्शन ले सको जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में, कि वो उसको बोलते हैं इनिशिएटिव। इंडस्ट्री का मतलब होता है वर्किंग डिलीजेंटली एट अ टास्क, टास्क में डेडिकेशन से वर्क करते रहना, ईमानदारी से वर्क करते रहना। इसके अलावा 2 और इन्होंने मॉडल्स के बारे में, बहुत सारे मॉडल्स हैं रेजिलियंस के ऊपर, लेकिन उनमें से कुछ ये भी हैं प्रपोज्ड बाय कपफर एंड रिचर्डसन। इसमें इन्होंने नाम नहीं बताया इनके मॉडल का, बट इन्होंने ये बताया कि इस मॉडल ने इल्यूस्ट्रेट किया था इंडिविजुअल्स की जर्नी फ्रॉम बीइंग फेस्ड विद डिसरप्शंस टू डिस्प्लेइंग रिजिलियंट री इंटीग्रेशन। तो कैसी डिफ़िकल्ट जर्नी थी उसके बारे में इन्होंने उस मॉडल में बताया और कैसे वो रिजिलियंट होके उन्होंने उसको क्रॉस किया है। फिर 2020 में उंगर एंड थेरॉन, इन्होंने भी एक डायनामिक मल्टी सिस्टेमिक मॉडल ऑफ रिजिलियंस के बारे में बात की है। इस मॉडल ने एक्नॉलेज किया है बायो साइको सोशल एकोलॉजिकल सिस्टम्स इन रिजिलियंस, इन सब के बारे में। बायो साइको बायो साइको जो टर्म आ रहा है मतलब ये हमारी बॉडी एंड माइंड से रिलेटेड है। सोशल आता है मतलब हमारे सोशल, एंड एकोलॉजिकल मतलब हमारी पूरा एकोलॉजी में, जिसमें मैक्रो एंड माइक्रो सिस्टम आते हैं। इसके ऊपर इन सिस्टम्स का रिजिलियंस में क्या रोल है उसके बारे में ये मॉडल है, जिसे मल्टी सिस्टेमिक मॉडल ऑफ रिजिलियंस कहते हैं, डायनामिक मल्टी सिस्टेमिक मॉडल ऑफ रिजिलियंस। और ये दिया किसने था? उंगार एंड थेरॉन ने। मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग देयर नेम रॉन्ग, बट आप चेक कर लेना गूगल पे। इस मॉडल ने क्या एड्रेस किया था? एड्रेसिंग कल्चरल एंड कॉन्टेक्चुअल प्रोसेसेस रेंजिंग फ्रॉम रिचुअल्स टू कम्युनिटी एक्टिविटीज़ इज़ इम्पॉर्टेंट इन रेजिलियंस रिसर्च। सो अगर इन्होंने ये बोला है कि अगर हम कल्चरल एंड कॉन्टेक्चुअल प्रोसेसेस को बताएं, समझाएं लोगों को, और वो जो रिचुअल्स के थ्रू हम बताएं, कम्युनिटी एक्टिविटीज़ के थ्रू बताएं, तो ये रिजिलियंस ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्योंकि हमारे खुद की जो हमारे कल्चर में जो स्टोरीज़ हैं वो ही बहुत सारी रिजिलियंस से भरी हुई होती है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट 3, जो यूनिट 9 है उसका। और आपको जल्दी ही 4th ब्लॉक भी मिल जाएगा। सो आई होप आपको ये बेनिफिशियल लगे वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।